जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम टाइम पर। दोस्तों, हमारे द्वारा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 2 और 3 की जो 3 नंबर की सीरीज चलाई जा रही थी, इससे पहले हमने जो संविधान की जो सीरीज चल रही थी 3 नंबर की, उसमें हमने इकाई 1 और इकाई 2 की जो जो पहला टॉपिक है उससे संबंधित 3 नंबर के प्रश्नों की चर्चा करी थी। और आज भी हम इकाई 2 के जो पहला टॉपिक है उससे संबंधित 3 नंबर के कौन कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज जो है सीएजी, एमपीपीएससी और यूपीएससी से संबंधित कौन कौन से 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में इकाई 2 के जो अगला टॉपिक है उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना पहला प्रश्न है सीएजी की स्वायत्ता हेतु प्रावधान। हमने सीएजी से संबंधित कुछ जो प्रश्न थे वो हमने पिछले वाले लेक्चर में कवर किए हैं, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वाला लेक्चर देख सकते हैं एक बार। आप उसमें भी हमने सीएजी से संबंधित कुछ 3 नंबर के प्रश्न की चर्चा की है। तो आज जो है सीएजी के अगले जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले थे, सीएजी की स्वायत्ता हेतु प्रावधान। अब प्रश्न बनते हैं कि कोई भी या संवैधानिक आयोग है या कोई भी संवैधानिक पद है ना। और जो भी ऐसे संवैधानिक पद रहते हैं या फिर गैर संवैधानिक रहते हैं या वैधानिक रहते हैं, जो मतलब अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनमें स्वायत्तता देनी ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर उनको स्वायत्तता नहीं मिलेगी तो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो प्रश्न पूछते हैं परीक्षा में कि इनकी स्वायत्तता हेतु या स्वतंत्र रूप से कार्य हेतु कौन कौन से प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। तो सीएजी की स्वायत्तता हेतु कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, या सीएजी अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर सके, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना रहे, तो उसके लिए कौन कौन से प्रावधान दिए रखे हैं, प्रश्न की ये मांगे। समझ गए प्रश्न को। तो अब इसकी स्वायत्ता हेतु कौन कौन से प्रावधान है सीएजी की। तो पहला, कार्यकाल की सुरक्षा। अब कोई भी संवैधानिक पद होता है तो आप ये कॉमन पॉइंट है, आप इन कॉमन पॉइंट्स का यूज करके हर जगह पे यूज करोगे ना। जैसे कि जहाँ भी संवैधानिक पद की स्वायत्तता पूछी जाए, तो ये जो ऐसे पॉइंट होते हैं ना, ये कॉमन पॉइंट, ये आपके माइंड में बिठा लोगे ना एक बार, तो आपको आसानी होगी लिखने में। ठीक है, तो पहला पहला पॉइंट है कार्यकाल की सुरक्षा। 6 वर्ष 65 वर्ष, इन दोनों में आप जो भी पहले हो जाए, है ना, तो चेकर समझ जाएगा यहाँ पे कि आप क्या क्या दिखाना चाह रहे हो सामने वाले को। ठीक है। फिर दूसरा, वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं। अर्थात अगर नियुक्ति के बाद उनके वेतन और भत्तों में कोई अलाभकारी, मतलब जो उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, है ना, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तीसरा, हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, है ना, इतने ही बता देंगे तो पर्याप्त है। कि या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष दर्जा प्राप्त है ना। तो हटाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है वो एक महाभियोग प्रक्रिया के समान ही होती है ना। तो उसके जैसे ही हटाने की प्रक्रिया है, साबित कदाचार के आधार पर फिर लोकसभा राज्यसभा से बहुमत पारित होगा, 2/3 विशेष बहुमत से पारित होकर ही इनको हटाने की प्रक्रिया है। तो हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। और चौथी बात, सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद नहीं। अर्थात तो संघ और राज्य के अधीन जो भी लाभ के पद आते हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर ये प्रावधान है तो सीएजी को मतलब दबाव नहीं रहेगा किसी भी प्रकार के कार्य करने का। ठीक है, अगर उसे कार्यकाल की सुरक्षा रहेगी तो वो निश्चित होकर कार्य करेगा। दूसरा, वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे, तो उसे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा कि उनके वेतन कम होंगे। तीसरा, हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है ना। तो वो अपने कार्यों को स्वायत्त रूप से कर सके, स्वतंत्रता से कर रखे, तो उनको दर्जा भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान दे रखा। और चौथा, कि उन्हें कोई लोभ ना रहे कि हमें बाद में कोई पद मिल जाएगा, तो उनको सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का पद नहीं, ऐसा संविधान में वर्णन दिया गया है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न भी हमारा सीएजी से रिलेटेड है। सीएजी को बेहतर बनाने हैं तो सुझाव, है ना, या सीएजी को बेहतर करने हैं तो सुझाव, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। और ये जितने भी हम 3 नंबर के प्रश्न बता रहे हैं, ये 5 नंबर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार उन्हें 5 नंबर के हिसाब से भी तैयार कर ले, तो आपको आसानी होगी 5 नंबर के प्रश्नों को लिखने में। ठीक है, चलिए चर्चा करते हैं। सीएजी को बेहतर बनाने हैं तो सुझाव। तो सीएजी के दायरे में स्थानीय एसोसिएशन भी लाया जा सकता है ना। अपन सुझाव दे रहे हैं, है ना, आपके पास भी कोई सुझाव हो तो आप बिल्कुल दीजिए। तो ये सुझाव है अपने। ठीक है, 3 सुझाव लिखने, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न है। दूसरा, नियुक्ति हेतु चयन समिति। अब जो भी सीएजी की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति
मंत्रिमंडल की सिफारिश पर करता है ना। तो नियुक्ति हेतु एक चयन समिति हो तो ठीक रहता है। फिर तीसरा, राज्य व्यय करने के पूर्व अनुमति ले। अब भारत में जो सीएजी है वो सरकार के द्वारा खर्च होने के बाद उसकी जांच करता है, ना कि पहले, है ना। अगर पहले जांच करता तो फिर ठीक रहता। तो अपन एक ही सुझाव दे रहे कि या तो इनसे सिफारिश ले ले, राज्य को व्यय करने के पूर्व अनुमति ले ले, या फिर राज्य राज्य सिफारिश ले ले। अब यहाँ राज्य का अर्थ सरकार है ना, अब सरकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीन सुझाव बता दिए। सीएजी के दायरे में स्थानीय सुशासन आना चाहिए, है ना। नियुक्ति हेतु चयन समिति होना चाहिए। अब नियुक्ति अगर राष्ट्रपति जी करेंगे तो वो तो ओबियसली बात है कि किस किन लोगों की नियुक्ति करेंगे, है ना। अभी हाल ही में आप नियुक्ति देख सकते हैं सीएजी की। क्लियर। फिर अगला, राज्य व्यय करने के पूर्व अनुमति ले सकते हैं, है ना। तो अगर ये सुझाव देंगे तो बेहतरीन है। आपके पास भी कोई अच्छा सुझाव है तो आप लिख सकते हैं। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग अगर 3 नंबर में आ गया तो कैसे लिखना है। तो अनुच्छेद 315 के तहत गठन, है ना। ब्रैकेट में, अब अगर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, या तो प्रगति सीधा लिख के अपन लिख सकते हैं कि संवैधानिक आयोग है, और ब्रैकेट में अनुच्छेद 315 लिख सकते हैं, या फिर अनुच्छेद 315 लिख दिया तो ओबियसली संवैधानिक आयोग है, ठीक है। फिर संरचना, एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। अब इसके जो सदस्य हैं उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, इनकी संख्या निर्धारित है जो राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। और वर्तमान में इनकी संख्या जो है वो 10 सदस्य है और एक अध्यक्ष है ना। वर्तमान में इनके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी है ना। फिर कार्य, संघीय लोक सेवा की भर्ती व नियुक्ति हेतु सिफारिश। तो ये संघीय लोक सेवा के जितने भी लोक सेवा के सदस्य होते हैं तो उनकी जो भर्ती होती है उनसे संबंधित भर्ती भर्ती प्रक्रिया और परीक्षा आयोजित करवाना सारे, और नियुक्ति हेतु सिफारिश करना। क्लियर। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमने तीनों चीजें बता दी, गठन कैसे हुआ, संरचना क्या है और कार्य क्या है ना। तो आप ऐसे बता सकते हो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 3 नंबर में आ जाए तो कैसे लिखना है। तो अनुच्छेद 315 के तहत 27 अक्टूबर 1956 में गठन। तो हमने क्या क्या बता दिया, अनुच्छेद 315 बता दिया और तारीख बता दी गठन का, बहुत दो बातें बता दी हमने। क्लियर। फिर संरचना बता दी हमने, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। वर्तमान में 4 सदस्य है ना, वर्तमान में 4 सदस्य, और अगर अध्यक्ष का नाम याद है तो आप वो भी लिख सकते हो, है ना। और मुख्यालय अपन ने बता दिया इंदौर में है, क्योंकि जो अब वो भी अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि जो भी राज्य का आयोग होता है उसका मुख्यालय राज्य की राजधानी में होता है ना। लेकिन अपने यहाँ पे इंदौर में है तो मुख्यालय बता देंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। और कार्य, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवकों की भर्ती करना, या फिर भर्ती संबंधित प्रक्रिया की सिफारिश करना, या फिर जो भी लोक सेवकों से संबंधित कार्य हैं, है ना, उनके मामलों में सिफारिश देना। इनके कार्य बहुत है लेकिन हमने शॉर्ट में 3 नंबर के हिसाब से तीनों चीजें बतानी थी कि अनुच्छेद 315 के तहत गठन, संरचना और कार्य। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती है ना। तो ये प्रश्न आया हुआ है। तो 3 सेवाएं होती है अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ना। आईपीएस आईएफएस जो होती है भारतीय वन सेवा, इसको शायद 1966 में अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दिया गया था, है ना। तो आप एक बार चेक कर लेना। क्लियर। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 5 प्रश्न हो गए हैं अखिल भारतीय संबंधित सेवाएं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न में समझाने जैसी कोई बात नहीं है कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, तो 3 सेवाएं ही होती है। अगला प्रश्न है अपना संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, यानी यूपीएससी के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो संघीय लोक सेवकों की भर्ती, पहला कार्य क्या बता दिया, जो संघ लोक सेवा के जो भी लोक सेवक होते हैं उनकी भर्ती करना। अब इनमें तीनों आ जाते हैं लोक सेवक में, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। फिर दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामलों पर सलाह, है ना। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामलों पर सलाह देता है। दूसरा, अगर राष्ट्रपति कोई कार्य सौंप देते हैं इनको तो उन पर सलाह देने का कार्य भी जो है वो राष्ट्रपति को जो सलाह या सिफारिश मांगे तो फिर इनको देने का कार्य भी यूपीएससी का होता है। फिर तीसरा, वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, है ना। तो ये वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, वो अनुच्छेद 323 में इसका वर्णन भी दिया गया, तो हमने आर्टिकल ब्रैकेट में बता दिया। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब अगला प्रश्न है हमारा संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु गठन, है ना, 2 या अधिक राज्यों हेतु गठन, हमने कम शब्दों में बताने का प्रयास किया यहाँ पर। फिर संरचना, एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य, इसके जो सदस्य होते हैं उनके सदस्यों की संख्या निर्धारण जो होती है वो भी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। तीसरा, कार्य बता दिया कि संयुक्त राज्य के लोक सेवकों हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करवाना है, भर्ती संबंधित प्रक्रिया करवाना। क्लियर।
तो ये संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन जो है इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया है। दोनों राज्यों को विधानमंडल के द्वारा एक विधेयक पारित करना पड़ता है, उसके बाद संसद में विधेयक पारित होता है, उसके बाद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है। लेकिन अपने पास शब्द सीमा का ध्यान रखना है ना, तो तब शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रकार लिखा है, तो आप भी इसी प्रकार लिखें, है ना। तो आपको कम शब्द सीमा में ज़्यादा से ज़्यादा ये इस प्रकार 3 नंबर को डील कर सकते हैं अपन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त लोक सेवा आयोग के कार्य। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो गठन है उसके कार्य कौन कौन से होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो कार्य हमने आपको पहले भी बता दिए हैं 2 आयोगों में कि ये कार्य हो सकते हैं, फिर भी आप समझ लीजिए। संयुक्त राज्यों के लोक सेवकों की भर्ती, है ना। लोक सेवक होते हैं जो दोनों राज्य, अगर कोई संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बना है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोई दोनों ने मिलकर एक विधानमंडल में बिल पारित कर दिया कि अभी हम वर्तमान में अकेला राज्य एग्जाम लेने की कंडीशन में नहीं है, हम दोनों राज्य चाहते हैं आपसी सहमति से कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो जाए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है उन दोनों को अपने यहाँ पे विधानमंडल में एक बिल पारित करना पड़ेगा। वो बिल फिर संसद में जाएगा, संसद में बिल पारित होगा और उसके बाद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो जाएगा। अब जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होगा तो उसके कार्य क्या क्या होंगे, तो देखो संयुक्त राज्य के लोक सेवकों की भर्ती, माने जो भी दोनों संबंधित राज्य हैं, जो भी संबंधित राज्य हैं उन वहाँ पे जो भी लोक सेवक होंगे उनकी भर्ती करना। फिर दूसरा, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए मामलों पर सिफारिश देना, है ना। अगर किसी मामलों पर सलाह है, सिफारिश मांगी है तो सिफारिश देना इनका कार्य है। फिर संबंधित राज्यों को वार्षिक प्रतिवेदन देना, अर्थात जो भी संबंधित राज्य है, जैसे अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन होता है तो जो आयोग रहता है उसको दोनों राज्यपालों को प्रतिवेदन देना पड़ता है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना अगला प्रश्न अपना लोक सेवा आयोग के संवैधानिक संरक्षण, है ना। अब यहाँ यूपीएससी से भी आ सकता है, एमपीपीएससी से भी आ सकता है, या फिर जॉइंट पीएससी से भी आ सकता है ना, संयुक्त लोक सेवा आयोग से भी आ सकता है। तो लोक सेवा आयोग को कौन से संवैधानिक संरक्षण दे रखे हैं, अर्थात वो अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता से कार्य कर सके, इस हेतु उनको कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। तो पहला, कार्यकाल की सुरक्षा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं, है ना। उन कॉमन पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे से आप हर क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। क्लियर। तो पहला बता दिया हमने, कार्यपाल की सुरक्षा। अगर संघ लोक सेवा आयोग आ जाए तो 65 वर्ष, है ना, और राज्य लोक सेवा आ जाए तो 62 वर्ष। क्लियर। अगला प्रश्न, अगला जो संरक्षण दे रखा है, वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं, अर्थात नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। फिर पदच्युत साबित कदाचार का आधार, मतलब अगर इनको इनके पद से हटाना है तो साबित कदाचार का आधार होगा तभी इनको पद से हटाया जाएगा। क्लियर। और फिर वेतन भत्ते संचित निधि पर भारी था, अर्थात इनके वेतन भत्तों पर कोई बहस तो हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता। क्लियर। तो ये संचित निधि पर भारी थे। तो इस प्रकार से इनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया है राज्य को, लोक सेवा आयोग को, या फिर यूपीएससी या जॉइंट पीएससी या फिर स्टेट पीएससी, है ना, किसी भी आयोग को पूछे तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं ना। क्लियर। तो हमने आज इस लेक्चर में जो है जो अपनी इकाई पहली है उसका पहला टॉपिक खत्म कर लिया है, और उसमें नीति आयोग और बचा है। तो कल से जो नीति आयोग से संबंधित 3 नंबर के प्रश्न कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे हम। नीति आयोग के बाद जो हमारी अगली यूनिट होगी वो भारतीय राजनीति में धर्म, वर्ग, जाति, नाजातीयता, है ना, उनसे संबंधित जो भी 3 नंबर के संभावित प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।